अपने हमारे यूट्यूब चैनल एसटी स्टडी ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रारंभिक मध्यकाल क्या था, हर्षवर्धन कौन थे, क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट को ने प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट ने चालुक्य और चोलों की क्या क्या योगदान रहा है, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो है प्रारंभिक मध्यकाल क्या है। प्रारंभिक मध्यकाल क्या है? प्राचीन काल के बाद भारत के इतिहास में एक ऐसा दौरा आया जब बड़े साम्राज्यों की जगह अनेक क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ। प्राचीन काल के बाद भारत में एक ऐसा इतिहास आया जो बड़े साम्राज्यों की जगह अनेक क्षेत्रीय राज्यों का विकास हुआ। सामान्य अध्ययन में लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत को प्रारंभिक मध्यकाल के रूप में समझना उपयोगी है। इस समय कृषि विस्तार हुआ, भूमि दान की परंपरा बढ़ी, मंदिर महत्वपूर्ण संस्थान बने और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है। उसके बाद देखते हैं हर्षवर्धन कौन था। सबसे पहले देखते हैं हर्षवर्धन कौन था। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत का एक प्रमुख शासक था। उसकी राजधानी कन्नौज बनी। जो उत्तर भारत का सबसे पहला जो है प्रमुख शासक था वह हर्षवर्धन ही था। उसकी राजधानी कन्नौज बनी। उसने उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाया। चीनी यात्री यानी कि हेनसांग ने उसके समय भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। आगे देखते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता उनके क्षेत्रीय राज्यों का विकास था। प्रारंभिक जो मध्यकाल था उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी वह क्षेत्रीय राज्यों का विकास ही था। उत्तर भारत में प्रतिहार और पाल जैसी शक्तियां उभरी। जो उत्तर भारत था उसमें पाल और प्रतिहार जैसी शक्तियां उभरी। दक्कन में राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और चोल शक्तिशाली बने। इन राज्यों के कारण स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय संस्कृति मजबूत हुई। इन्हीं जो जो इन राज्य राज्य थे इन्हीं के कारण स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय संस्कृति की जो है मजबूत बनी। कन्नौज का संघर्ष देखते हैं। कन्नौज का संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ। किसके किसके बीच हुआ? प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज गंगा के मैदान में स्थित था और राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे स्थित था और वह आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम और उत्तरी भारत में मजबूत राज्य बनाया। प्रतिहार जो थे पश्चिम और उत्तरी भारत में मजबूत राज्य अपना बनाया। नागभट्ट प्रथम मिहिर भोज को महेंद्र पाल जैसे शासक महत्वपूर्ण थे। कन्नौज उनका प्रमुख केंद्र बना। कन्नौज जो है उनका प्रमुख किसका? प्रतिहारों और गुर्जर का जो है कन्नौज प्रमुख केंद्र बना। पाल वंश देखते हैं। पाल वंश का उदय बंगाल और बिहार में हुआ। पाल वंश का उदय कहाँ पर हुआ? बंगाल और बिहार में हुआ। गोपाल को इसका संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। धर्मपाल और देवतापाल। पाल वंश देखते हैं। पाल वंश का उदय बंगाल और बिहार में हुआ। गोपाल इसके संस्थापक थे। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। धर्मपाल और देवपाल का उदय इसका विस्तार हुआ। धर्मपाल और देवपाल के समय इसका विस्तार हुआ।
पाल शासकों ने बौद्ध शिक्षा और संस्कृत को संरक्षण दिया। जो है पाल शासक थे वह बौद्ध शिक्षा और जो है बौद्ध शिक्षा और संस्कृत को संरक्षण दिया, बहुत ही महत्व दिया। राष्ट्रकूट देखते हैं क्या है। राष्ट्रकूटों का प्रमुख क्षेत्र दक्कन था। जो राष्ट्रकूट थे उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? दक्कन था। दंत दुर्ग ने उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दंत दुर्ग जो थे उनके उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमोघ वर्ष प्रथम संहिता और संस्कृत के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट काल की बड़ी स्थापत्य उपलब्धि थी। जो एलोरा का कैलाश मंदिर था वह राष्ट्रकूट की जो सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धि थी। आगे देखते हैं राजपूत राज्य और पल्लव और चालुक्य। राजपूत राज्य क्या थे? प्रारंभिक मध्यकाल में चौहान, परमार, सोलंकी और चंदेल जैसे कई राजवंश शक्तिशाली हुए। कौन कौन शक्तिशाली हुए? चौहान, परमार, सोलंकी और चंदेल जैसे कई राजवंश जो है शक्तिशाली हुए। इनके राज्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय थे। इनके राज्य कैसे थे? क्षेत्रीय थे। दुर्ग, भूमि, स्थानीय शक्ति और मंदिर इनके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। कौन कौन से इनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे? दुर्ग, भूमि, स्थानीय शक्ति और मंदिर इनके राजनीतिक जो है जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से थे। पल्लव और चालुक्य क्या थे? पल्लवों का प्रमुख केंद्र कांची था। पल्लवों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कांची था। महाबलीपुरम के मंदिर और शैल स्थापत्य पल्लव कला के उदाहरण हैं। जो महाबलीपुरम के मंदिर थे वो शैल स्थापत्य पल्लव कला के उदाहरण हैं। चालुक्यों का प्रमुख क्षेत्र दक्कन था। चालुक्यों का प्रमुख क्षेत्र क्या था? दक्कन था। पुलकेशिन द्वितीय उनके प्रमुख शासकों में था। जो पुलकेशिन द्वितीय उनके प्रमुख शासकों में था। चलिए चोल साम्राज्य और भूमिदान और सामंत क्या है देखते हैं। पहले देखते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य विजयालय ने चोल शक्ति को फिर मजबूत किया। राजराम प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हुआ। किसके समय? राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हुआ। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम की महान उपलब्धि है। चोलों की समुद्र शक्ति और व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण था। भूमिदान और सामंत इस समय शासक ब्राह्मणों, धार्मिक संस्थाओं और अधिकारियों को भूमि या भूमि से मिलने वाले राजस्व का अधिकार दे सकते थे। इससे स्थानीय शक्ति केंद्र बने। सामंत स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते थे जो बड़े शासक के अधीन रहकर सैन्य या प्रशासनिक काम करते थे। अब देखते हैं कृषि और ग्रामीण समाज। कई क्षेत्रों में जंगल साफ करके नई भूमि से खेती शुरू की जाती थी। कई जो क्षेत्र थे उनमें भूमि साफ करके जो है खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए तालाब और जलाशय बनाए गए थे। जो खेती करते थे उसके बाद जो सिंचाई करते थे उसके लिए कई तालाब और जलाशय बनाए गए। भूमि पर नियंत्रण राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार था। किसान स्थानीय प्रमुख और धार्मिक संस्थाओं ग्रामीण समाज का हिस्सा थी। किसान स्थानीय प्रमुख और धार्मिक संस्थाएं ग्रामीण समाज का एक हिस्सा थी। आगे देखते हैं व्यापार और नगर, धर्म और समाज, भाषा और साहित्य। पहले देखते हैं व्यापार और नगर। इस समय व्यापार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। पश्चिम तट का अरब व्यापारियों से संपर्क था। वस्त्र, मसाले, घोड़े और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था मध्यकाल में? वस्त्र, मसाले, घोड़े और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। धर्म और समाज क्या है? शैव और वैष्णव परंपराओं का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संतों में भक्ति को लोकप्रिय बनाया। आलवार और नायनार संतों ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया। बौद्ध और जैन परंपराएं भी कई क्षेत्रों में मौजूद रही। बौद्ध और जैन जो है परंपराएं भी कई क्षेत्रों में मौजूद रही। मंदिर पूजा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी बन सकते थे। आगे देखते हैं भाषा और साहित्य, कला और स्थापत्य। सबसे पहले देखते हैं भाषा और साहित्य।
संस्कृत के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास तेज हुआ। तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसी भाषाओं को साहित्य परंपराएं मौजूद थी। अभिलेखों से भूमि कर, दान और प्रशासन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से भूमि कर, दान और प्रशासन की जानकारी मिलती है। कला और स्थापत्य क्या है? इस मंदिर इस समय मंदिर की अलग अलग क्षेत्रीय शैलियां विकसित हुई। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रमुख रही। दक्कन में दोनों परंपराओं के मिश्रित रूप भी दिखाई दिए हैं। दक्कन में जो दोनों परंपराओं के मिश्रित रूप दिखाई दिए हैं। आगे देखते हैं अरबों का सिंध पर आगमन। अरबों का सिंध आगमन 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अरब विजय का नेतृत्व किया। 8वीं शताब्दी में के शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अरब विजय का नेतृत्व किया। अरब संपर्क से व्यापार और ज्ञान के आदान प्रदान के रास्ते मजबूत हुए। अरब से जो है संपर्क, ज्ञान और ज्ञान के आदान प्रदान के रास्ते मजबूत हुए। पूरे अध्याय को कैसे याद करें, अब देखते हैं पूरे अध्याय को कैसे याद करें। इस काल को केवल राजाओं की सूची के रूप में ना पढ़ें। हर राज्य के साथ उसका क्षेत्र, प्रमुख शासक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला और व्यापार जोड़कर पढ़ें। यही तरीका है परीक्षा में उत्तर लेखन में सबसे अधिक मदद करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय